भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्भव और विशेष रूप से कांग्रेस का जो उदारवादी चरण था 1885 से 1905 तक का समय। ये कालखंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस विषय की गहराई में जाने से पहले ना मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा था। मतलब कैसे एक इतना विशाल भूभाग जो इतनी सारी रियासतों, भाषाओं और संस्कृतियों में बटा हुआ था, वो अचानक एक राष्ट्र के रूप में एकजुट कैसे होने लगा? देखिए, ये राजनीतिक इतिहास का शायद सबसे जटिल और आकर्षक सवाल भी है। जब हम इस राष्ट्र बनने की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। हाँ, कोई एक दिन की घटना तो हो नहीं सकती। एकदम सही, यह एक क्रमिक चेतना थी जिसे हम ग्रेजुअल कॉन्शियसनेस कहते हैं। लोगों के मन में धीरे धीरे ये समझ विकसित हो रही थी कि चाहे वे बंगाल में बैठे हों या मद्रास में, उनकी परेशानियां अलग नहीं है। मतलब उनका शोषक एक ही है, ब्रिटिश राज है। मेरा मतलब है, जिन अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा दिया, उन्हें अनजाने में उसी ब्रिटिश तलवार के साये ने ही पूरे भारत को राजनीतिक रूप से एकीकृत कर दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक विडंबना है। उन्होंने अपने फायदे के लिए पूरे देश में एक ही तरह का प्रशासनिक ढांचा लागू किया। बिल्कुल, एक तरह के कानून, एक जैसी नौकरशाही और रेलवे तथा डाक व्यवस्था का जाल भी। सोचिए ना, जब रेलगाड़ी के एक डिब्बे में एक बंगाली बाबू और एक मराठी वकील पहली बार आमने सामने बैठे होंगे, तो दूरियां मिटने लगी होंगी। हाँ, उन्हें एहसास हुआ होगा कि अरे, हमारे मुद्दे तो एक ही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उस संवाद की भाषा भी अंग्रेजी बन गई, जो खुद अंग्रेजों ने ही दी थी। पश्चिमी शिक्षा का ये एक अनपेक्षित परिणाम था। पश्चिमी शिक्षा ने तो सोचने का नजरिया ही बदल दिया था। मैंने पढ़ा था कि उस दौर के भारतीय बुद्धिजीवियों ने बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और रूसो जैसे दार्शनिकों को पढ़ना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, इन विचारकों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचारों ने बहुत गहरा प्रभाव डाला। शिक्षित भारतीय अब तार्किक सवाल पूछने लगे थे कि जो अधिकार लंदन में बैठे ब्रिटिश नागरिकों को जन्म से प्राप्त हैं, वो अधिकार भारत में रहने वाले भारतीयों को क्यों नहीं मिल सकते? एकदम सही बात। लेकिन सिर्फ पश्चिमी विचारों से ही तो इतना बड़ा राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता ना। अपने अतीत पर गर्व होना भी तो जरूरी है। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। उसी समय ऐतिहासिक गौरव का पुनर्जागरण भी हो रहा था। मैक्स मुलर और भारत के आरजे भंडारकर जैसे विद्वानों ने जब हमारे अतीत का अध्ययन किया तो दुनिया के सामने एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत आई। हाँ, इससे उस हीन भावना का अंत हुआ जो अंग्रेजों ने भारतीयों के मन में भर दी थी। एक नया मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वास पैदा हुआ। और इस नए आत्मविश्वास को घर घर पहुंचाने का काम प्रेस ने किया। प्रेस की भूमिका बहुत बड़ी थी। हमारे पास जो शोध स्रोत हैं, उनमें एक बहुत ही रोचक आंकड़ा है। 1877 तक भारत में 169 समाचार पत्र छपने लगे थे। अरे वाह! और इनकी पहुंच लगभग 1 लाख पाठकों तक थी। उस जमाने में 1 लाख पाठक होना मतलब आज के समय में किसी चीज के वायरल होने जैसा है। बिल्कुल। और याद रखिए, तब एक अखबार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं पढ़ता था। हाँ, चौपालों पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरे गांव को पढ़कर सुनाता था। इसी वैचारिक प्रसार ने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। और यहीं से कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का चक्र शुरू होता है। लॉर्ड लिटन का दौर है ना? जी, लॉर्ड लिटन ने इस उठती हुई आवाज को कुचलने के लिए कई दमनकारी नीतियां लागू की, जैसे 1878 का कुख्यात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। यहाँ इस वर्नाक्युलर शब्द को थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है। मैं बताती हूँ। वर्नाक्युलर का अर्थ है क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा। अंग्रेजों को अंग्रेजी अखबारों से उतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो तो एक छोटे उच्च वर्ग तक सीमित थे। बिल्कुल। लेकिन जो अखबार भारतीय भाषाओं में छप रहे थे, वो सीधे आम जनता तक पहुंच रहे थे, इसलिए उन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। और उसी साल 1878 में ही शस्त्र अधिनियम भी तो आया था। हाँ, आर्म्स एक्ट, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने के लिए। मतलब ये तो सीधे तौर पर नस्ली भेदभाव था। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे क्रूर कदम था ना, वो शिक्षा और रोजगार को लेकर था। आप सिविल सेवा परीक्षा की बात कर रहे हैं? हाँ, सिविल सेवा परीक्षा के अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। मतलब आज के समय में एक 19 साल के युवा को सुबह कॉलेज जाने के लिए उठाना मुश्किल होता है। और अंग्रेज चाहते थे कि एक भारतीय युवा 19 साल की उम्र से पहले समंदर पार करे,
लंदन जाए और दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा पास करे। ये स्पष्ट रूप से भारतीयों को प्रशासन से दूर रखने की चाल थी। ये सब एक सुलगती हुई आग की तरह था। लेकिन जो सबसे बड़ा आघात लगा, जिसने शिक्षित भारतीयों का भ्रम पूरी तरह तोड़ दिया, वो था 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो लगता है जैसे अंग्रेजों के सभ्य और न्यायप्रिय होने का नकाब पूरी तरह से उतर गया था। बिल्कुल, ये राष्ट्रवाद के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। इल्बर्ट बिल का प्रस्ताव बहुत ही सामान्य था कि अब से भारतीय जज भी अंग्रेजों पर मुकदमा सुन सकेंगे। बस इतनी सी बात, न्याय व्यवस्था में थोड़ी सी समानता लाने की कोशिश। हाँ, लेकिन अंग्रेजों का जातीय अहंकार देखिए। उन्होंने इसके खिलाफ ऐसा हिंसक विरोध किया, चंदा इकट्ठा किया कि ब्रिटिश सरकार हिल गई। मतलब उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था कि कोई भारतीय जज किसी गोरे अंग्रेज को सजा सुनाए। एकदम नहीं। इस घटना ने भारतीयों को एक बहुत कड़वा सबक दिया। उन्हें समझ आ गया कि वो कितने भी बड़े बैरिस्टर बन जाएं, अंग्रेज उन्हें अपने बराबर नहीं मानेंगे। और शायद यही वो धक्का था जिससे उन्हें लगा कि अगर अपनी बात मनवानी है तो अंग्रेजों की तरह ही संगठित होना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक धारणा है कि 1885 में कांग्रेस रातों रात पैदा हो गई, एक चमत्कार की तरह। शून्य से पैदा नहीं होता। 1885 में कांग्रेस का बनना भी दशकों की राजनीतिक सक्रियता का ही परिणाम था। अगर हम कालक्रम देखें तो शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। जी, 1838 में ही लैंड होल्डर्स सोसाइटी बन चुकी थी। हालांकि वो सिर्फ जमींदारों के हितों की रक्षा तक सीमित थी। और 1866 में दादा भाई नौरोजी ने तो सीधा लंदन में जाकर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना दी थी। हाँ, ताकि वहां की जनता को भारत की असलियत बताई जा सके। इसके बाद 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जो सिविल सेवा आंदोलन के लिए थी। और दक्षिण भारत भी पीछे नहीं था। 1884 में मद्रास महाजन सभा बनी, वी राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर ने बनाई। और फिर 1885 में ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आई, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयाबजी के नेतृत्व में। लेकिन इन सब में एक कमी थी, ये सब क्षेत्रीय संगठन थे। बिल्कुल, ये सभी एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए थे जहां अब एक अखिल भारतीय मंच की आवश्यकता महसूस हो रही थी। और इसी जरूरत ने जन्म दिया 1885 की उस ऐतिहासिक घटना को। जी, 28 से 30 दिसंबर 1885 बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जहां 72 प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे। हाँ, और ये कोई आम लोग नहीं थे। देश के जाने माने वकील, पत्रकार, शिक्षक। यहीं पर कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विवाद भी तो है। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, जो कि एक अंग्रेज थे। एक अंग्रेज अधिकारी भारत के लिए एक राष्ट्रीय मंच क्यों बनाएगा? इस पर हमारे स्रोतों में दो अलग अलग सिद्धांत हैं और हमें बिना किसी पक्षपात के दोनों को समझना होगा। बिल्कुल। पहला सिद्धांत है सेफ्टी वाल्व, यानी सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का मानना था कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कांग्रेस बनवाई ताकि जनता के बढ़ते असंतोष को एक प्रेशर कुकर की सीटी की तरह सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। एकदम सही, ताकि कोई बड़ा हिंसक विद्रोह ना हो जाए। ये डंडा लगाते हैं। जी। गोखले का तर्क था कि वास्तव में राष्ट्रवादियों ने ह्यूम का इस्तेमाल एक कवच के रूप में किया। अगर भारतीय खुद ऐसा संगठन बनाते तो ब्रिटिश सरकार उसे शुरुआत में ही कुचल देती। अरे वाह, मतलब ह्यूम को आगे कर दिया ताकि दमन की बिजली कांग्रेस पर न गिरे। ये तो बहुत शानदार कूटनीति थी। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब ये मंच बन गया तो इन शुरुआती नेताओं जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, इनका काम करने का तरीका क्या था? इनके काम करने के तरीके को 3 P's के सिद्धांत से समझा जाता है। 3 P's? जी, प्रार्थना यानी प्रेयर, याचिका यानी पेटिशन, और प्रतिवाद यानी प्रोटेस्ट। लेकिन क्या ये एक कमजोर तरीका नहीं था? आज देखने पर लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक संवैधानिक आंदोलन था। सार्वजनिक सभाएं करना, निंदा प्रस्ताव पारित करना, सरकार को स्मरण पत्र भेजना। मतलब वे एक तरह से सिस्टम के भीतर रह के लड़ रहे थे। हाँ, और उनका प्रचार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। 1889 में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इंडिया नाम की पत्रिका शुरू की गई, ताकि अंग्रेज जनता को भारतीय समस्याओं के बारे में बताया जा सके। एकदम सही। और अब हम उस हिस्से पे आते हैं जो मेरे लिए इस पूरे एपिसोड का, मतलब इस पूरी चर्चा का आहा मोमेंट है। आप आर्थिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी की वो शानदार पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब ने बहुत बड़ा बदलाव लाया।
उन्होंने इसमें द ड्रेन थ्योरी यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। इसे अगर हम बहुत ही सरल शब्दों में श्रोताओं को समझाएं तो कैसे भारत का पैसा इंग्लैंड जा रहा था? देखिए, बहुत ही आसान है। भारत से कच्चा माल औने पौने दामों पर इंग्लैंड जाता था। वहां से उसी कच्चे माल से महंगी निर्मित वस्तुएं बनकर वापस भारत आती थीं और यहां बेची जाती थीं। और सिर्फ व्यापारी नहीं, ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन, उनकी पेंशन का पैसा सब भारत के खजाने से जा रहा था। ये तो एक तरफा लूट थी। बिल्कुल। और इस एक सिद्धांत ने ब्रिटिश राज के नैतिक आधार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अंग्रेजों का यह दावा झूठा साबित हो गया कि वे भारत का विकास कर रहे हैं। साबित हो गया कि भारत की गरीबी का असल कारण ही ये व्यवस्था है। जी, ये उनकी एक बहुत बड़ी वैचारिक जीत थी। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो 1885 से 1905 के बीच इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं और इनकी सीमाएं क्या थीं? सफलताओं की बात करें तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित होना एक बड़ी जीत थी, जिसमें बजट पर बहस करने का थोड़ा अधिकार मिला था। हाँ, और बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा भी गूंजा। 1897 में जब तिलक जी की गिरफ्तारी हुई तो इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कड़ा विरोध किया और प्रशासन के भारतीयकरण की मांग भी की कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत में भी हो। बिल्कुल, लेकिन हमें निष्पक्ष रूप से इनकी कमियां भी देखनी होंगी। कमियां जैसे इनका कोई बड़ा जन आधार नहीं था। सही कहा, ये केवल पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। आम जनता इससे नहीं जुड़ी थी। और शायद इनका ये भी भ्रम था कि ब्रिटिश और भारतीय हित समान है। जी, और इसी वजह से बाद के आलोचकों ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति यानी पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कहकर खारिज कर दिया। लेकिन ये भी देखिए कि अंग्रेजों के रुख में कितनी जल्दी बदलाव आया। शुरुआत में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए उसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था। और फिर 1900 आते आते लॉर्ड कर्जन का लहजा ही बदल गया। हाँ, कर्जन ने लिखा था, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता कर सकूं। ये उनका डर था और इसी डर के कारण उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति शुरू की, जिसके बाद बंगाल का विभाजन हुआ और चीजें बदल गईं। तो अगर हम इस संपूर्ण चर्चा का सारांश निकालें तो भले ही इस उदारवादी चरण की आलोचना होती हो, लेकिन इन्होंने ही लोकतांत्रिक प्रशिक्षण दिया, आधुनिक राजनीति का पाठ पढ़ाया और सबसे जरूरी बात, वो मजबूत नींव रखी जिस पर बाद में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का इतना भव्य भवन खड़ा हो सका। एकदम सही। और ये बात आज के हमारे जीवन से भी तो जुड़ती है। कैसे? देखिए, बड़े बदलावों के लिए हमेशा एक ठोस नींव की आवश्यकता होती है। ये पूरा दौर हमें सिखाता है कि हर लंबी यात्रा की शुरुआत बहुत ही छोटे और रणनीतिक कदमों से होती है। बिल्कुल, बिना एक मजबूत जमीन के कोई बड़ी क्रांति नहीं टिक सकती। तो इस चर्चा को यही विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जी, कहिए। सोचिए, यदि इन शुरुआती राष्ट्रवादियों ने अपनी धीमी और संवैधानिक नींव नहीं रखी होती, तो क्या आने वाले उग्र आंदोलनों को वह मंच मिल पाता जो उन्हें मिला? क्या कभी-कभी सबसे बड़ी क्रांतियां सबसे शांत कमरों और कागजी याचिकाओं के साथ शुरू होती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब